velocity of the duct in FPM, feet per minute. और inclined line जो इस तरफ है, it will show you the diameter of the duct in inches. इसे draw कीजिए. After that table, draw this. Now, next, let us see how to do the duct sizing. First of all, ये देखिए, नोड ए में कितना CFM फ्लो कर, डक्ट सेगमेंट ए में मशीन से फ्लो करी 2000, तो सेक्शन ए में कितना CFM है? एनीवन? नोड ए में या सेक्शन ए में कितना फ्लो करेंगे? 2000 CFM. बी सेक्शन में कितना आएगा? 1600, 1200, 800 and 400. Head loss delta P we can take as a fixed value 0.1, that is the equal friction method. Now let us find out the diameter and the velocity from the chart. Equal friction method table is here. Try कीजिए फाइंड करना. The first node CFM is 2000. तो यहाँ देखिए एयर फ्लो है इस लाइन पे. This is a 2000 flow line. and that head loss is 0.1. तो यहाँ पे देखिए 0.1 की लाइन. तो ये चेक करना एग्जैक्टली दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा. ये दोनों मिलके यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है. Can I look here this point? At this point they are meeting. तो अब इस पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा उसके नजदीक में देखिए अपना डायमीटर कौन सा है. तो दिस इज अ डायमीटर ऑफ 18 इंच. तो 18 इंच की लाइन को देखिए यहाँ पे एकदम नजदीक है. और वेलोसिटी की लाइन यहाँ पे देखिए 1200. ये वेलोसिटी की लाइन आ रहा और ये डायमीटर का लाइन आ रहा. तो नजदीक कौन सा है? 1200 FPM वेलोसिटी and the 18 inch is a diameter. Same things we have to write down in that table. So velocity as a 1200 FPM and the diameter 18 inches. Coming to the same in the B bit. Look in the B bit again. CFM is 1600. तो 1000 के CFM यहाँ लाइन है और 2000 के यहाँ पे, इसी के बीच में आएगा 1600. करीबन थोड़ा सा आगे बढ़ के दिस इज अ 1600 लाइन. देन 0.1 की लाइन यहाँ पे. ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा वहां पे गौर कीजिए. There is a 16 inch diameter line
तो यहाँ से आ रहा, और 1000 और 1200 के बीच में एक लाइन आ रहा है 1100 की, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। तो मतलब वेलोसिटी 1100 एंड द डायमीटर एज ए 16 इंच। सेम अपन को यहाँ पे फिट करना है, वेलोसिटी 1100 and the diameter as a 16 inch. Now, next. Next CFM is here 800, तो 1000, 900, 800 की लाइन यहाँ पे। अच्छा 1200 है, so 1000 के बाद तुरंत यहाँ पे 1100, 1200 के आसपास यहाँ पे लाइन आएगा। Then 0.1, इसके नजदीक देखिए 14 इंच के लाइन आ रहा डक्ट का, और ये 1000 fpm। तो 1000 fpm velocity and the duct size as a 14 inch. Next है 800, तो 1000, 900, 800 की लाइन यहाँ पे। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा, तो वहां पे गौर कीजिए 12 इंच की लाइन आ रही उसके नजदीक में, क्योंकि 13 इंच का तो साइज नहीं ले सकते ऑड नंबर, तो 12 इंच की लाइन आ रही, और वेलोसिटी एग्जैक्टली वहां पे 900 और 1000 के लगभग बीच में है वो, तो 950 ले सकते हैं। Velocity as a 950 and the diameter as a 12 inch. The last one after 800 then 400, तो यहाँ पे 500 है, 500 से पहले यहाँ पे एक लाइन है 400 का। यहाँ पे नजदीक में देखिए कौन सा आ रहा, ये 10 इंच की डक्ट आ रही, ऊपर 9 इंच का है, ये 9 इंच का, तो 9 इंच का तो नहीं ले सकते, 10 इंच नजदीक है, और वेलोसिटी की लाइन 800 fpm, 800 fpm एकदम नजदीक है। ओके, तो नाउ 800 fpm velocity and the diameter of the duct as a 10 inch. अगर मुझे डायमीटर पता है, इसे कन्वर्ट करना है मुझे विड्थ और हाइट में, एंड देन एस्पेक्ट रेशियो। तो राउंड डक्ट को विड्थ और हाइट में कन्वर्ट करने के लिए आइदर मैनुअल जा सकते हैं अपन, हाइट एज्यूम करके विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, और आइदर इसके लिए एक टेबल भी है आपके बुक में, ओपन करेंगे पेज नंबर समथिंग 6 पॉइंट आई थिंक 5 या 6 में होगा, ये टेबल दिया होगा। इसमें यहाँ पे देखें, दिस साइड इज योर, ये साइड में जो भी डायमेंशन दिया हुआ, ये डक्ट की विड्थ है, सॉरी हाइट है, और ये साइड में जो भी वो सब डक्ट की आपको विड्थ है, ये डक्ट की विड्थ है यहाँ पे, और यहाँ पे डक्ट की हाइट है, और बाकी यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ये सारे, ये सब आपके राउंड डक्ट की साइज है। तो यहाँ से साइज कैसा सिलेक्शन करना है, जस्ट लुक है, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, इजी है, समझ में आ जाता। फर्स्ट डक्ट सेगमेंट अपना 18 इंच की साइज है, तो ये राउंड डक्ट का साइज है टोटल, तो 18 इंच देखिए राउंड डक्ट में कहाँ पे आ सकता, 18.6 नहीं ले सकते, 17.5, 18 यहाँ पे आ रहा है देखिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 18.6 है, यहाँ पे 18 है, तो 18 के क्रॉसपॉन्डिंग विड्थ देखिए कितना आ रहा है 17 इंच, और हाइट कितना आ रहा है राउंड डक्ट के क्रॉसपॉन्डिंग 16, तो 16 तो ओके है, बट 17 करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा, तो अगर आप मैनुअली चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं, 18/16 ले सकते हैं, बट अगर एग्जैक्ट चाहिए अपन को तो 18 में यहाँ पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट में चेक कीजिए 18, 17.9 ले सकते हैं अपन, ठीक है, तो 17.9 के क्रॉसपॉन्डिंग मतलब 18 के क्रॉसपॉन्डिंग 18 आ रहा, करेक्ट है, बट हाइट 15 आ रहा,
तो ऑड नंबर नहीं ले सकते अपन, तो इवन नंबर मांगे 14 में। यहाँ पे 18 देखिए, 18.2 आ रहा है, इट्स ओके फाइन। तो 18.2 के करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे हाइट विड्थ कितना 20 इंच, और 18.2 के करस्पॉन्डिंग हाइट कितना है 14 इंच। तो नाउ इट्स परफेक्ट, दोनों इवन नंबर है। तो वी कैन टेक फॉर द 18 इंच ऑफ द राउंड डक्ट साइज विड्थ एज ए 20 इंच एंड द हाइट एज ए 14 इंच। इसी साइज को यहाँ पे लिखना है 20 इंच बाई 14 इंच। 20 बाई 14, सर पेज 20 बाई नंबर 14 कितना करे है? 5.6 या 7 के आसपास होगा, चेक कीजिए। सर 6.8। सॉरी 6.8, यस 5 नहीं 6 पॉइंट समथिंग पे, 6.8 पे है वो। तो 20 बाई 4 विड्थ एंड हाइट। इसका एक्सपेक्ट रेशियो बताइए कितना होगा विड्थ बाई हाइट का। 20 बाई 14 कितना 1.4। सिमिलरली 16 इंच डायमीटर के लिए, तो यहाँ पे आइए 16 इंच, तो अपन अभी हाइट कितना लिए 14 में, तो 14 ही हाइट में चेक कीजिए 16 है क्या कहीं पे, है ना 16। अपन ये ले सकते हैं 15.8 नहीं 16.3, तो 16.3 corresponding 16 and then height as a 14। या अपन 12 में आना चाह रहे तो ठीक है, नहीं तो 14 ही करेक्ट है। 14 में देखिए 16.3 आ रहा है, corresponding the width is 16 and the height is 14, so we can take this, the size of the duct will be 16 by 14। इसका एस्पेक्ट रेशियो बताइए कितना है, 1.1 नहीं, आवाज नहीं आ रही आपके सर 1.1। 1.1 जी। नेक्स्ट कमिंग टू द फॉर द 14 इंच, फॉर द 14 इंच तो 14 हाइट में ही 14 नहीं आ रहा, 13 ले नहीं सकते तो 12 में आएंगे। 12 में 14 देखेंगे 14.2 है, तो corresponding to 14.2 14 height width sorry and height as a 12, तो 14 by 12। aspect ratio 1.1। 1.1। Yes sir। next coming to your 12 inch, for 12 में 12 नहीं आ रहा तो 10 में आएंगे, तो 10 में देखिए 12 इंच 11.9 ले सकते हैं, corresponding 12 width है और height 10, 12 by 10। aspect ratio 1.2। 10 इंच के लिए 10 में 10 नहीं आ रहा तो अपन 8 में आएंगे, 8 में 10.2 है और 9.8, तो 9.8 चल जाता, तो 9.8 के corresponding देखिए 10 by 8, 10 by 8। इसकी एस्पेक्ट रेशियो कितना आएगा 1.2। दैट इज, फिल कीजिए टेबल फर्स्ट। सर एक बार और बता दीजिए ना। कौन सा सर आप वो बोलते हैं ना वो जैसे 12 में 12 नहीं आ रहा है, 14 में 14 नहीं, मतलब वो मतलब यहाँ नहीं पे समझ नहीं आ में रहा, आया। 14 हाइट अगर ले रहा है तो 14 में राउंड डक्ट का 14 साइज आ रहा, ये राउंड डक्ट साइज है टोटल। तो अपना यहाँ पे डक्ट का साइज है 14 इंच अगर है, तो राउंड डक्ट की साइज अगर 14 रेक्टेंगुलर में 14 हाइट में 14 ढूंढे तो है क्या यहाँ पे, नहीं है राउंड डक्ट का, बोलिए है सर यहाँ पे। 14 में 14 साइज ना नहीं है ना, ये बोलना चाह रहे हैं आप। हाँ ये 14 ये हाइट है डक्ट का रेक्टेंगुलर का, जी। और ये विड्थ है और ये राउंड डक्ट है, ये सारे जो वैल्यू है राउंड डक्ट के हैं। तो अगर मैंने हाइट 14 रखा, इसमें क्या 14 राउंड डक्ट का साइज आता,
नहीं, 14 है नहीं दिख रहा। तो 12 में आएगा, तो 12 में क्योंकि 13 ले नहीं सकते अपन, ऑड नंबर है, तो इवन लेना 14.2 पड़ेगा। ले जी। तो 14.2 राउंड डक्ट है, तो अगर मेरा राउंड डक्ट के साइज 14 इंच है, तो उसको अगर मैं रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करूं तो करस्पॉन्डिंग टू 14 कितना आ रहा, हाइट विड्थ कितना आ रहा 14, और हाइट कितना आएगा 12, दैट्स इट। तो सर इसका जो आपने लिया ना वैल्यू, जैसे 14 का 14 में नहीं आ रहा तो 12 में आया, तो ये 14.2 हुआ, आप ये कह रहे हैं ना? जी तो इसका मैक्सिमम कहाँ तक ले सकते हैं? जैसे मैक्सिमम। इसमें तो 14.6 भी है ना सर? हम्म तो तो वो 14.6 तो 15। ज्यादा हो जाएगा ना, अगर नॉर्मली अपन राउंड अप कैसा करते हैं डक्ट के साइज को, अगर 14.4 तक है तो 14 ही मानते हैं, अगर जी हाँ, 14.5 रहा तो आगे जाते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं, हाँ। तो उसी के हिसाब से ये लिया। ठीक है। 14.6 होगा तो 15 हो जाएगा, ओके सर। ठीक। Now, next, this was a total about the equal friction method. Now, second method, static regain. Second method as a static regain method. Right on, static regain. तो स्टैटिक रीगेन के बारे में देखिए क्या कह रहा। सो वेरी सिंपल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझा रहा हूँ कि इसका कंसेप्ट ये है, सपोज मेरे पास डक्ट है, फर्स्ट डक्ट, आई एम पुटिंग हियर द रेड्यूसर। अगर मुझे डक्ट का साइज यहाँ पे रिड्यूस होगा तब यहाँ पे डक्ट आएगा। तो इक्वल फ्रिक्शन में क्या था, सब में इक्वल फ्रिक्शन की वैल्यू रख के डक्ट की साइजिंग कर लिए ओवर। बट स्टैटिक रीगेन में जो अपन यहाँ पे डक्ट के साइज है, जो फर्स्ट डक्ट है जो मशीन के नजदीक में है, इसके डक्ट्स के साइज आसानी से हो जाते हैं क्योंकि मशीन के नजदीक में अपने को वेलोसिटी दिया रहेगा मैन्युफैक्चरर से, या अपन स्टैंडर्ड टेबल से ले सकते हैं। बट नेक्स्ट जो डक्ट साइज है उसके लिए मुश्किल होता है। अगर इक्वल फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, बट यहाँ पे इक्वल फ्रिक्शन नहीं है। तो स्टैटिक रीगेन का कंसेप्ट ये है कि अब जो भी ये डक्ट होगा, जो भी लेंथ होगा डक्ट का आपका यहां से यहां तक, इस डक्ट की वजह से जो भी लॉसेस आएगा, कि जब रेड्यूसर लगाएंगे तो डक्ट यहां से इनलार्ज से यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे दो लॉसेस आएगा। एक तो आएगा इस डक्ट का फ्रिक्शन लॉस, और इन दोनों डक्ट के बीच में जो डायनामिक लॉस है वो। तो जो भी इस डक्ट में जो लॉसेस हो रहा, इस डक्ट में जो लॉसेस हो रहा,
वो लॉसेस को रिगेन करना है। किस तरह रिगेन करना है? इस तरह करना है कि अपन को डक्ट का साइज इस तरह सेलेक्ट करना है ताकि जो लॉसेस होने का है वो रिगेन हो जाना। वंस अगेन लिसन, बेसिक वेरी सिंपल कंसेप्ट है। ये डक्ट का साइज अपन वेलोसिटी की मदद से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट डक्ट की साइज, ये पे तो इक्वल फिक्शन है कि नहीं, कि अपन यहाँ पे जो भी फिक्शन की वैल्यू वो यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है फिक्शन। तो इस केस में अपन को जो लॉसेस होने वाला है ये डक्ट में, इस डक्ट में वो लॉसेस रीगेन हो जाना, मतलब वो वापस अपने को मिल जाना वापस काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए अपन को डक्ट का साइज ऐसा चूज करना है कि जो इसमें लॉसेस होना है वो रीगेन हो जाना। ओके, तभी अपन को वो डक्ट साइज फुलफिल करेगा। तो इसके लिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द स्टैटिक रीगेन मेथड ऑफ द डक्ट साइजिंग इज बेस्ड ऑन द बर्नौली इक्वेशन which states that when the reduction of velocity take place, obviously कि जैसे अपन डक्ट की साइज को रिड्यूस कर रहे हैं तो the conversion of dynamic pressure into static pressure occurs. Yes, obviously. With this method, the duct velocity are systematically reduced over the duct length. Might be हो सकता है possible है कि डक्ट का साइज आगे गया तो चेंज हो सकता है, which allows the velocity pressure to convert into static pressure, offsetting the friction loss into the succeeding section of the duct. मतलब ये जो भी यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होगा वो आपके आगे वाले डक्ट को फिर वो आपको अफेक्ट करेगा वो। तो वेरी सिंपल कंसेप्ट कि अपन यहाँ पे डक्ट का साइज को इस तरह चूज करना है कि इसमें जो लॉसेस होना है वो रिगेन हो जाना। इट मींस दिस मेथड ऑफ डक्ट साइजिंग इज योर हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मेथड मतलब ये हुआ कि आपको अंदाज लगा के तब सिलेक्ट करना है और चेक करना है कि जो लॉसेस हो रहा है उसमें वो रिगेन हो पा रहा है या नहीं। दिस मेथड इज वेरी मतलब डिफिकल्ट है, टीडियस है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें करने के लिए, बट फिर भी यूज करते हैं इन दैट क्लीन रूम प्रोजेक्ट। इसमें फायदा ये है कि इसमें साउंड बहुत कम आता है। अगर एक स्टैटिक रिगेन मेथड यूज करे इसमें साउंड जो रहता है वो बहुत कम आता है, और क्लीन रूम प्रोजेक्ट में साउंड अपने को बहुत कम चाहिए। ओके, इसलिए इसको ज्यादा रिकमेंड करते हैं इन द क्लीन रूम प्रोजेक्ट स्टैटिक रिगेन मेथड का। तो कैसा इसको चूज करते हैं, तो विल सी दैट। और इसमें देखिए चीज देखा होगा और आपने याद होगा इसकी साइजिंग मेथड किस तरह रहता है। अपन न्यूमेरिकल मेथड या किसी यूनिवर्सिटी में M3 सब्जेक्ट है बीटेक में, जहाँ पे अपने को पढ़ना है वहां पे रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन और कोरिलेशन एक चैप्टर था जहाँ पे इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3 करके अपन कुछ कैलकुलेशन करे थे, हिट एंड ट्राई। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करके अपन को डक्ट का साइज करना रहता। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक रिगेन मेथड इज टू साइज द डक्ट सच दैट द इंक्रीज इन द स्टैटिक प्रेशर इन ईच ब्रांच और टर्मिनल ऑफसेट द प्रेशर लॉस इन द सक्सेसिव सेक्शन कैन बी गेट अचीव्ड। Thus the static pressure of each terminal is the same. अब इसमें एक फायदा ये भी है कि स्टैटिक प्रेशर जो ईच एंड एवरी टर्मिनल मतलब आउटलेट पे सेम रहेगा, वेरी नहीं करेगा। This method involves the lengthy and complicated calculation and hence is generally not used. Advantages देखिए क्या दे रहा है इसमें, all the duct section have the uniform static pressure, क्योंकि अपन जो सिलेक्शन ही कर रहे हैं डक्ट का इस तरह की स्टैटिक प्रेशर जो होगा अपना वो रिकॉल हो जाना, तो स्टैटिक प्रेशर लगभग सभी डक्ट में सेम रहता। Therefore, simplifying the outlet selection and correct air quantity to each outlet, मतलब इसमें जब एयर बैलेंसिंग करने जाएंगे with help of the VCD it will very easy। उसमें ऐसा नहीं रहता कि एकदम चेक करना पड़ता एग्जैक्टली कितना आ रहा नहीं आ रहा, वो एक मतलब थंब रूल रहता है कि हर एक ब्रांच में सेम आउटलेट जाएगा। The duct system will be staying the balanced, yes, अभी अपन बोले कि जो एयर की जो बैलेंसिंग होगी आउटलेट पे वो एकदम सेम होगा, because the losses and the gains are proportional to the function of the velocity. Therefore, it is excellent method to design variable air volume system. Okay, मतलब इस केस में VAV सिस्टम सबसे अच्छा वर्क करेगा। The static regain method uses less pound of sheet, मतलब इसमें जो डक्ट की जो साइज होंगी वो लेस रहेगा, मतलब कम आएगा as per that equal friction and is less noisy also, मतलब नॉइज भी इसमें बहुत कम आएगा। तो इसीलिए अपन को ये मेथड को यूज करते हैं इन दैट क्लीन रूम प्रोजेक्ट। Just you can write on the first point and the last point. इसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट, फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट।
सेकंड पॉइंट नहीं लिखना है, फर्स्ट थर्ड लास्ट। सर एक क्लीन रूम प्रोजेक्ट क्या होता है? और क्लीन रूम प्रोजेक्ट जैसे आपका हॉस्पिटल में आईसीयू रूम हुआ, या फार्मेटिकल इंडस्ट्रीज में मेडिसिन वगैरह जहाँ पे है, जी वो सब क्लीन रूम होता है आपका। ठीक।
write down this formula for the static regain. तो यहाँ पे static regain find out करने के लिए we have our formula R into PVX minus PVY, and condition must be satisfied always. Losses must be less than equal to regain. मतलब losses कभी भी कम रहना regain से. And this calculation method is called as a hit and trial method. Right now. सर वो पहले पॉइंट में बर्नौलीज का जो इक्वेशन था उसका क्या मतलब, जो समझ में नहीं आया क्या बोला था वो? ये losses है the regain. जो इक्वेशंस है वो बर्नौली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो अपना. तो उसका डेरिवेशन है बहुत लंबे चौड़े. मेथड है as a जी if you have noted this then draw this table first. बस इसको सर, एक पूरा नहीं मिनट देखेंगे, सर. जस्ट एक दो, सिर्फ एक दो देखेंगे, बाकी अब असाइनमेंट करना है. यस सर. Okay, this table first.
Okay. So next we'll take the example for the static regain method for the same problem, same layout पे static regain method से duct sizing करना है इसे. So look here how to do that. First, at section A. So in the duct section A, what the things are given? Q is given. QA is equal to 4200 CFM. Velocity of the section A कितना दिया हुआ था? 1200 FPM. Length of the duct is 40 feet. तो the last problem ही find out करें same answer होता है. Just मुझे बताइए जल्दी से. Area कितना है इसका? Already calculate करे हुए last 3.5 3.5 square feet. B बीट में अपन क्या फाइंड आउट करे थे? एरिया के बाद डायामीटर. डायमीटर तो इक्विवेलेंट डायामीटर कितना था? फीट में और इंच. 650 एम 650 एम और 36 इंच. So 36 inch. So 26 है. 26 inch. 26 inch is a diameter. इसके बाद सी बीट में अपन फाइंड आउट करे थे राउंड और रेक्टेंगुलर डक्ट की साइज. ये राउंड डक्ट का हो गया. रेक्टेंगुलर डक्ट की साइज कितना था? रेक्टेंगुलर डक्ट की साइज 36 into 14 36 into 14 14 इंच. डेल्टा बी कितना? 0.07 इंचेस ऑफ वाटर गेज और 100 feet of length. Velocity pressure in the section A कितना आया था? 0.0898 0.0898 inches of water gauge. सेम वैल्यू यहाँ पे भी आ जाता है. Very simple. तो इसी वैल्यू को यहाँ पे फिट कर लीजिए ए सेक्शन में. Q, A, D, L, PV, PL. PL ये सब की जरूरत नहीं है. PV तक नोट कर लीजिए. पहले इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए सेक्शन ए. अलग से लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि ये मेथड अलग है ना. तो आप ड्राइंग रहने दीजिए. सिर्फ ड्राइंग के बारे में लिख लीजिए. प्रीवियस ड्राइंग उसके अंदर ये लिख लीजिए बस. टेबल में लिखना है सर. और एक यहाँ पे लिखना चाहे तो ठीक है, क्योंकि इसको नेक्स्ट जरूरत भी पड़ेगा अपने को. तो आप लिख लिए तो बेटर रहता है नोट्स में.
If it is over, then fill the table first. Next come for the section B. For the duct section B, QB is given 3400. CFM. Length of B is given 30 feet. और कुछ भी नहीं दिया हुआ regarding the duct section B. In the equal friction में अपन क्या करे थे? In the equal friction में क्या करे थे? डेल्टा पी सेम रखे थे क्योंकि इक्वल फ्रिक्शन मेथड इसलिए सेम रहेगा, बट यहाँ पे इक्वल फ्रिक्शन नहीं है सर, है ना, तो और भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है अपने को, तो इसलिए अपन को यहाँ पे डक्ट का साइज एज्यूम करके वो चेक करना पड़ता है कि क्या वो साइज पे अपना जो ये कंडीशन है लॉसेस लेस देन रीगेन अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा. ओके वो आप ठीक है, जस्ट 1 मिनट. सो मतलब डक्ट का साइज इस तरह चूज करना है उस पे ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना कैसे भी एट लास्ट में. ओके तो फॉर दैट ओनली वी आर टू डू द कैलकुलेशंस. तो अब अपन को एक अंदाज लगाना है यहाँ पे क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है, प्योरली अंदाज लगा कि अगर मेरा डक्ट साइज ये 26 इंच आया हुआ, ये अगर 26 है तो आफ्टर ब्रांच यहाँ पे जो डक्ट साइज आएगा ये 26 से तो कम ही होगा, ये तो फिक्स है, सिंपल लॉजिक है इसमें. ये जो साइज होगा बी का वो इससे कम होगा, कितना कम होगा ये अपने को नहीं मालूम. तो अगर 26 के डक्ट साइज कम हुआ तो मिनिमम कितना होगा, इसके नीचे साइज कौन सा एडॉप्ट करेंगे अपन 24, क्योंकि 25 नहीं ले सकते 24. तो पहले अपने को 24 पे चेक करना है क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा. अगर नहीं हुआ तो फिर 22 पे चेक करना होगा, उस पे भी नहीं हुआ तो फिर 20 पे चेक करना होगा. इस तरह चेक करना रहता है हिट एंड ट्रायल मेथड. तो इसीलिए पहला अपन इटरेशन 1, iteration 1. In iteration 1 we are assuming that diameter of duct, let equivalent diameter is equal to 24 inch. तो 24 इंच कितना फिट होगा 2 फीट. तो अगर मुझे डायमीटर एज्यूम करके मालूम चल गया तो कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द डक्ट. तो एरिया इज इक्वल टू राउंड डक्ट पाई बाय 4 डी स्क्वायर. तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज अ 2 होल स्क्वायर. तो आई थिंक द एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच 3.14 स्क्वायर फीट. ठीक है, इन द बी बिट. देन after getting the area in the B bit, can I find out the velocity? Velocity in the B section is equal to QB by area. Q is 3400 divided by kitna? Area 3.14. How much is that velocity? 1052.8. 1082.8. तो 83 FPM ये मिल गया. तो सी में चेक कीजिए वेलोसिटी प्रेशर और द बी सेक्शन. तो वेलोसिटी अपॉन 4005 होल स्क्वायर कितना आएगा 0.07 31 inch na? Yes, sir. Inches of water gauge. After getting a velocity pressure in the D bit, can you find out the delta P? Friction rate. So delta P is equal to 0.109136 into Q. Q is here.
कितना ऐड किया यहाँ पे 3400 to the power 1.9 होल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट डायमीटर इज 20 क्योंकि इंच में वैल्यू पुट करना है टू द पावर 5.02। इसका आंसर बताइए कितना। यस आंसर सर 0.0659 करेक्ट हो 0.0659 659 तो अपन 65 ही आने देते हैं या 66 कर लेंगे इसको 66 इंचेस ऑफ वाटर गेज और 100 फीट ऑफ लेंथ। अच्छा कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे इतना तो अपन डायरेक्टली डक्साइजर सॉफ्टवेयर में भी चेक कर सकते हैं। ओके अपन क्या क्या चेक करें सीएफएम और डायमीटर अपन एज्यूम करें फ्लो एज ए 3400 और इक्विवेलेंट डायमीटर इन इंचेस वी हैव एज्यूम हियर इटरेशन 1 एज ए 24 इंच। ये सब कुछ बता देता है। एरिया इज 3.14 velocity is 1082.3 तो अपन 1083 है correct no problem। then in that velocity okay velocity pressure 0.073 तो 731 correct one। head loss 0.065 तो ये 3 digit तक ही ले रहा तो आगे बढ़ेंगे तो 66 तो अपन without doing this much of calculation we can take the help of software also तो आसानी हो जाती है। तो मैनुअल किया रहेगा तो सॉफ्टवेयर कोई सा भी यूज कर सकते हैं लाइफ में। आफ्टर गेटिंग द डेल्टा पी नाउ अब अपन को चेक करना है कंडीशंस। चेक करते हैं कंडीशंस ये जो अपन डक्ट साइज लिए ये करेक्ट है या रॉन्ग। तो पहले ये अपने को फाइंड आउट करना है फर्स्ट थिंग्स डेल्टा पीएल मालूम करना है। डेल्टा पीएल इज अवर टोटल लॉसेस। तो टोटल लॉसेस में अपने को पहले चीज फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फ्रिक्शन लॉस इन डक्ट सेगमेंट पी। फ्रिक्शन लॉस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी एफ। तो डेल्टा पी एफ का फॉर्मूला क्या है डेल्टा पी इंटू लेंथ। तो डेल्टा पी इस सेक्शन में बी सेक्शन में कितना आया 66 और 100 फीट इंटू बी सेक्शन का लेंथ कितना है ओनली बी सेक्शन। डक्ट सेक्शन बी का लेंथ कितना है अपना 30 फीट तो 30 फीट इज डक्ट लेंथ। आंसर बताइए कितना आएगा ये 0.019 0.019 5 डिजिट तक बोलिए सर 198 198 बस ठीक है दिस मच ऑफ बस इतना ही दिखा रहा था। ठीक है इंचेस ऑफ वाटर गेज ये फ्रिक्शन लॉस आ गया। सेकेंड दूसरी जो फाइंड आउट करनी है वो डायनामिक लॉस फाइंड आउट करना है। डायनामिक लॉस इज दैट कर पी डी। तो अपने को डेल्टा पी डी इन द सेक्शन ऑफ ए टू बी क्योंकि अपन बी सेक्शन में आ रहे हैं ना तो ए टू बी में कितना लॉसेस आएगा वो फाइंड आउट करना है इक्वल टू 1 माइनस आर इनटू व्हाट पीवीए माइनस पीवीबी। तो 1 माइनस आर की वैल्यू 0.75 पीवीए की वैल्यू कितना आया था यहाँ पे निकाल के रखे हुए 0.0898 0.0898 माइनस 0.1
0.0198, सॉरी नहीं कितना है 0.066, ये भी नहीं है 0.0731, 0731 कितना आंसर आएगा ये? सर 0.004175। 4175 है, 42 कर लेंगे 4 डिजिट तक। दिस मच ऑफ इंच ऑफ वाटर गेज, बस यही दो चीज फाइंड आउट करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो दैट इज अ टोटल लॉसेस। तो डेल्टा PL दैट इज अ टोटल लॉसेस इक्वल टू 0.0198 प्लस 0.0042, कितना आएगा ये? 0.0192 आएगा, 24। बोलिए आंसर कितना? हाँ सर 0.024। 24, आगे कुछ भी नहीं, 0 इंचेस ऑफ वाटर। तो ये अपना टोटल लॉसेस आ गया सिस्टम में, सेक्शन बी में सिर्फ। तो लॉसेस टोटल इज इक्वल टू दैट इज द डेल्टा PL इज इक्वल टू 0.0240 इंचेस ऑफ वाटर गेज, ये आ गया। अब अपन को रीगेन फाइंड आउट करना है। तो रीगेन के लिए सेकेंड थिंग्स, रीगेन फॉर्मूला इज डेल्टा PR इज इक्वल टू, क्या लिखे रीगेन का फॉर्मूला? R इंटू PVA, क्योंकि ये A टू B के सेक्शन में है, इंटू PVP। R की वैल्यू कितना रीगेन के लिए? 0.75। PVA वैल्यू अभी लिखे थे अपन 0.0898 माइनस 0.0731। आंसर बताइए, क्योंकि फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आपने यही लिखा था फॉर द रीगेन डेल्टा PR R इंटू PVX माइनस कितना आएगा ये? 0.01252 1252 इंचेस ऑफ वाटर गेज। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आंसर, यहाँ से ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है। तो कैलकुलेटर यही करता है। करेक्ट है जी, आंसर करेक्ट है ना जी जी, ओके फाइन। तो दिस इज योर रीगेन, that is delta PR, that is nothing but as regain is equal to 0.0125, 4 डिजिट तक रखेंगे, इंचेस ऑफ वाटर गेज। अपने को कंडीशन सेटिस्फाई करना है, रीगेन मस्ट बी ग्रेटर देन, कंडीशन ये है कि डेल्टा PL जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डेल्टा PR रहना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे हो रहा? टोटल लॉसेस कितना है यहाँ पे? 0.0240, 0.0240, और रीगेन कितना है टोटल? 0.0125। कौन सा वैल्यू बड़ा है यहाँ पे? कौन सी वैल्यू ज्यादा है? तो लॉसेस इज ग्रेटर। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब अपने जो डायमीटर एज्यूम करे हैं एज पर स्टैटिक रीगेन इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। फिर अपन को ये ओवर होने के बाद जाना पड़ेगा इटरेशन 2 पे, 22 साइज लेंगे, फिर चेक करेंगे आ रहा नहीं आ रहा। लिखिए पहले इसको, सेक्शन बी की वैल्यू सारे लिखिए।
यहाँ तक लिख लिया सब लोग? इसके बाद लिखिए then below it write down since, यहाँ पे लिखिए since losses is greater than regain, since losses is greater than regain, therefore iteration 1 is wrong, therefore iteration 1 is wrong. Therefore, iteration 1 is wrong. Full stop. Hence, check for iteration 2. Hence, check for iteration 2. Iteration 2 में क्या कर रहे हैं? अपन assume कर रहे हैं. Let कितना diameter assume कर सकते हैं फिर? 24 पे तो नहीं आया. Next कितना ले सकते हैं? 22. 22. 22 inch how much fit? 22 by 12 कितना आएगा ये? 1.10. 1.8. सिर्फ 8, 1.8. 1.83 फिट. ये एज्यूम करें. अब इसकी मदद से अभी तक जो भी कैलकुलेट करें ऊपर में सेम वे यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करें बी सेक्शन में इटरेशन 1 में सिमिलरली सारे कैलकुलेशन करने का है यहाँ तक. फिर चेक करना है whether the iteration is satisfied or not. अगर नहीं हुआ तो फिर जाएंगे इटरेशन 3 पे. तो ये आपके लिए असाइनमेंट है. इटरेशन 2 चेक करके लेके आइए whether it is satisfying or not. ठीक है ना? रीजन की वैल्यू ज्यादा ना सर लॉसेस. हाँ, हमेशा रीजन की वैल्यू गेन की वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो उसे पे ठीक है ना. तो 22 और 20 पे चेक करके लाइए कि whether it is satisfying or not. Fine. So इक्वल हो सकता है सर. इक्वल भी हो सकता है. इक्वल भी हो सकता. ठीक है. वैल्यू सारा इक्वल रहेगा ना, सेम रहेगा. वैल्यू कैसा सेम रहता? ये डायमीटर चेंज हुआ तो एरिया चेंज हो जाता. एरिया चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होता. सर जैसे फ्रिक्शन लॉस है तो पहले वाले में जब हमने 24 लेकर किया तो 0.066 में इनटू 300 डिवाइड बाय 100. हाँ तो वो वैल्यू भी चेंज हो जाता ना. नहीं वो भी चेंज होता क्योंकि डेल्टा पी यहाँ पे चेंज हो जाता. ये डेल्टा पी की वैल्यू जो है ये चेंज हो जाता अपना. अभी अपन 24 इंच डायमीटर पे चेक करे थे, अब 22 पे चेक करेंगे तो ये वैल्यू वैसे चेंज होगा. ठीक है ना? जी तो कीजिए और लेके आइए कल. ओके. टुमारो ऑल्सो डिजाइनिंग क्लास. तो कल अपन सारे वैल्यू सेम रहेंगे सर. हाँ सी तक वैल्यू तो सेम रहेगा. कैसे सेम रहता है बाबा? आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, सिंपल लिख लिए आप. अगर यहाँ डायमीटर चेंज हुआ यस 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 एरिया चेंज हो जाता, वेलोसिटी भी चेंज हो जाता, वेलोसिटी प्रेशर चेंज हो जाता, ये भी चेंज हो जाता, सब चेंज हो जाता.